Hello everyone, Namaste. Welcome to Studypedia. Myself Dr. Utkarsh Singh, currently a final year medical student from SDCS Darbhanga. So today I am going to discuss the most important topic of current time, National Recruitment Agency NRA 2020. आज हम लोग जानेंगे कि NRA जो आई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 2020 में जो अभी कुछ दिन पहले ही आई है, क्या है वो, आखिर वो किस चीज़ पर फोकस करती है, आखिर वो किस चीज़ को बताती है। NRA समझने के पहले जो 9th से लेकर 12th के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले मेरी दूसरी एक वीडियो आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, उसको देख के समझ ले कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है, आपको कॉलेज के लिए किस तरह से ऑप्ट करना है, या फिर आपको अगर कंपटीशन में आना है तो किस तरह से आना है। तो अगर आप 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हो तो पहले आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप पहले जाके उस वीडियो को देख के समझ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो में मैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA 2020 को डिस्कस करूंगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के बारे में बताऊंगा, जो कि IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर सिलेक्शन, RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तीनों एग्जाम के प्रीलिमिनरी फेज को यानी टियर 1 के फेज को मिलाकर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाई गई है, जिसको NRA कंडक्ट कराएगी। उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। यानी पूरा का पूरा जनरल कंपटीशन अब एक कंपटीशन एक बैनर के अंदर में आ गया है। तो इस वीडियो को पर बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET के बारे में। कंडक्ट कौन करा रही है? NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कौन कौन 3 एजेंसीज होंगी इसमें शामिल? SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, IBPS, बैंकिंग सिलेक्शन, और RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि सारी जनरल कंपटीशन अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है। बहुत ईजी हो गया है, एक एग्जाम कंडक्ट कराओ, एक एग्जाम के रिजल्ट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का लेवल्स क्या होगा। तो ये 3 लेवल में काम करेंगी। अगर आप 10th पास है तो आप 10th लेवल वाले फॉर्म को फिलअप करोगे, 12th पास है तो 12th लेवल वाले, और ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन लेवल को आप ऑप्ट करेंगे। एग्जाम की सेंटर्स कहाँ होगी? तो अभी 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन किया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं वैसे डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो प्रिपरेशन करने जाते हैं या फिर वहाँ की आबादी ज़्यादा होती है। तो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है सेंटर्स के लिए। एग्जाम कितने टाइम्स होगा? तो 2 टाइम्स होगा एक साल में। जैसे 1 जनवरी में होता है तो 1 मई में होगा। अभी डेट फिक्स नहीं किए गए हैं कि कब कब होगा, लेकिन 2 बार होगा। इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आपका साल के किसी एक टाइम पे तबीयत आपकी ठीक नहीं है, आपके घर में शादी थी, या आप बीमार हो गए या कुछ हो गया, आप सेकेंड टाइम वाला ऑप्ट कर लो। सेकेंड टाइम वाला में आपका स्कोर आ सकता है। तो एक साल में 2 बार होगा। और एक एग्जाम जो आपने दिया उसकी जो स्कोर निकल के आएगी उसकी वैलिडिटी कितने सालों तक रहेगी? 3 सालों तक। तो अब लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन हो गया है कि वैलिडिटी जब 3 सालों तक रहेगी तो फिर कब फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर कब मेरी जॉब लगेगी? तो ऐसा है कि जैसे आपके स्कोर्स हुए, आपकी वैलिडिटी 3 ईयर्स तक हो गई, उस बीच में, उस 3 साल के बीच में SSC, IBPS या RRB के जो भी नॉन टेक्निकल और नॉन गैजेटेड पोस्ट के फॉर्म आएंगे, जो भी उनकी सीट्स आएंगी जिस पर आपको जॉब हो सकती है, तो आपके स्कोर की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाता है और आपको बोल दिया जाएगा, एक कट ऑफ क्लियर कर दिया जाएगा कि आपकी अगर CET की स्कोर 150 के अबव है तब आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब आपने एग्जाम एक बार दिया लेकिन उसकी वैलिडिटी 3 साल तक के निकले हुए जितने भी फॉर्म आएगी उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अच्छा, ये दे आप कितनी बार सकते हो? तो अपर एज का अभी कोई एलिजिबिलिटी डिटरमाइन नहीं किया गया है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपको 10th वाला फॉर्म फिलअप करना है तो आप अगर 10th पास हो तो कर सकते हो। अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो 12th वाले भी फॉर्म भर सकता है, ग्रेजुएट वाले भी फॉर्म भर सकता है, और 10th वाले भी भर सकता है। यानी कि जिसने 10th करा है सिर्फ वो सिर्फ 10th वाली भरेगा, जिसने 12th किया है वो 12th वाले भी भर सकता है, 10th वाले भी भर सकता है, और जिसने ग्रेजुएशन किया है वो ग्रेजुएशन, 12th, 10th तीनों भर सकता है। मतलब आपकी जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन है उतना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और नंबर ऑफ एग्जाम्स आप ज़्यादा दे सकते हैं। अगर आपको मर्जी है कि नहीं मैं 10th वाला बैठ के वही क्वालिफाई कर लूँ, करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आप ग्रेजुएट हो, आप 10th वाली भी कर सकते हो। आप तो 10th ने भी आपने 10th भी पास करा है तो आप 10th वाले भी फॉर्म भरो, 12th वाली भी भरो, वो आपके पर डिपेंड करता है। वैलिडिटी 3 सालों तक रहेगी। 3 सालों के बीच में जो भी फॉर्म्स आएंगे उस फॉर्म में आप ऑप्ट करके और अपने दावेदारी आप उस जॉब के लिए पेश कर सकते हो। तो ये कहानी थी। मैंने बताया अभी 3 एजेंसी को इंक्लूड किया गया है, SSC, IBPS, RRB, उसके नॉन टेक्निकल और नॉन गैजेटेड पोस्ट को। तो बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन अब क्रिएट हो गया कि क्या अब SSC, IBPS, RRB एग्जाम्स नहीं लेंगे? तो नहीं, ये सब भी एग्जाम लेगी, क्योंकि ये जो CET होगा इन तीनों एजेंसी के सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को लेगा।
यानी सिर्फ प्री एग्जाम्स, जिसको कि टीयर 1 का एग्जाम कहा जाता है, टीयर 1 के एग्जाम ये सीईटी कंडक्ट कराएगा। जो गैजेटेड पोस्ट के लिए, जैसे ग्रुप ए की पोस्ट हो गई, उनके लिए जो पहले चलता था कि आपको प्री के बाद मेंस देना होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, वो अभी भी तैयार रहेगा। तो वो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे फिर टीयर 2 और टीयर 3 का एग्जाम होगा। हाँ, तो कन्फ्यूजन थी कि क्या अब एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हूं ना बताने के लिए, इसलिए तो मैंने चैनल खोला है ना। टीयर 1 की एग्जाम सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि प्री एग्जाम्स होते थे वैसे होंगे। तीनों एजेंसी का एग्जाम एक जगह हो जाएगा। आपके खर्च बच गए, आपके फॉर्म फिलअप का खर्च बच गया, आपके बोर्डिंग की खर्च बच गई, आपके लॉजिंग की खर्च बच गई, सब कुछ बच गया आपका, एक ही बार आपने एग्जाम दे दिया। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग लैंग्वेजेज में रहेगा, 12-13 लैंग्वेजेज में आएगा। लैंग्वेज अभी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे ऑफिशियल 12 लैंग्वेजेज है उनको प्रेफर किया गया है। ठीक है, एक पेपर का एक लैंग्वेज होगा। आपने टीयर 1 की एग्जाम दे दी, आपके स्कोर्स आ गए। इस स्कोर्स के भरोसे, इस स्कोर्स की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों एजेंसीज में जो भी नॉन गैजेटेड या नॉन टेक्निकल पोस्ट है, खासकर ग्रुप बी और ग्रुप सी के, वो आपको अगर एलिजिबिलिटी में आपकी मेरिट लिस्ट आती है तो आप उसके लिए तैयार हो, आप उसमें इनरोल कर सकते हो, आपकी जॉब लग गई समझो। लेकिन जो ग्रुप ए के गैजेटेड पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो वो जैसे प्रीवियस एग्जाम्स होती थी, मेंस की, इंटरव्यू की, टीयर 2 और टीयर 3 की एग्जाम, वो अभी भी चलेगी। तो इसलिए ये तीनों एजेंसीज को डिजॉल्व नहीं किया गया है। एसएससी अभी भी है, आरआरबी अभी भी है, आईबीपीएस अभी भी है। ये इसने अब यह बस मेंस का एग्जाम लेगा, इंटरव्यू का एग्जाम लेगा। जैसे अगर करीब करीब 2 करोड़ कैंडिडेट का एस्टिमेशन है सीईटी में बैठने का, इन 2 करोड़ कैंडिडेट में मैक्सिमम जो होते हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए बैठते हैं। तो इन 2 करोड़ में हो सकता है कि 1 करोड़ और 70 लाख कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद उनको देने का मौका ही ना मिले, या फिर देने की उनको जरूरत ही नहीं है। तो अब बच गया बस 30,000 का एग्जाम। तो 30,000 का जो 30 के जो स्टूडेंट्स बच जाएंगे, उनको टीयर 2 और टीयर 3 की एग्जाम्स कंडक्ट करानी है। वो सेपरेटली अपना एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जिसका जितना पोस्ट होगा वो अपनी एग्जाम ले लेगा, मेंस की और इंटरव्यू की, और वो जॉब दे देगा। तो बस ये सिंपल है। इसका एम क्या है, ये सीईटी आने का या फिर जो एनआरए आई, इस एनआरए और इस सीईटी का क्या एम है? मैं आपसे पूछा कि क्या एम है? एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस की एग्जाम को एक जगह कर देना बस एम है? जी नहीं, ये एम नहीं है। अभी तो फिलहाल ये 3 एजेंसी पे वर्क कर रहा है, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस। लेकिन आने वाले समय में, जैसे 2021 से ये एनआरए शुरू हो जाएगी, सीईटी शुरू हो जाएगी, आने वाले समय में और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और वेरियस एग्जाम्स, जैसे बहुत स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स होती हैं, जैसे कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ के मेट्रोज के लिए हो रही है, या फिर वहाँ के किसी भी संस्था के लिए जो एग्जाम्स हो रही है, हो सकता है ये आपकी सीईटी स्कोर के वैलिडिटी पर आपको ले ले। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले घोषणा कर दी कि मैं सीईटी के स्कोर को मान्यता देता हूँ, मेरे स्टेट में जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स आएगी मैं सीईटी के स्कोर पर ले दूंगा। तो आने वाले समय में सारे स्टेट गवर्नमेंट भी इसको रिक्रूट करा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और अगर ये चूंकि ट्रांसपेरेंट एग्जाम होगा, तो सारे प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी, रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, या इन्फोसिस है, या गूगल है, इवन फ्लिपकार्ट तक की कंपनी है, उनका भी ऐसा सोचा जा रहा है कि जो नॉन टेक्निकल और नॉन गैजेटेड पोस्ट्स हैं, उनकी वो सीईटी स्कोर से रिक्रूटमेंट करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बूम होने वाला है। और ये तो जनरल कंपटीशन की बात हो गई, जो एनआरए को मैंने डिस्कस किया। इसी तरह की मेरी वीडियोज आने वाली है, जो बच्चे मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, नीट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। उसी तरह मैं आईआईटी प्रिपरेशन के लिए अलग एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप उस सब वीडियो मेरे जैसे ही अपलोड होंगे तो देखते रहिएगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।